मॉर्निंग। अरे वो ऐसे बोलते रहते। संजय सर का सबूत दूं क्या? और तो मेरी आड़े तो दो। संजय सर का सबूत। अरे आप तो दूसरे बैच में आ गए। आप एसएससी जीडी के हो ना, उसमें जाओ सामने वाले में। यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हारे, उसमें जाओ। हाँ, सामने वाले में। ये तो मैं पहचान गया इनको। शक्ल से पहचान जाते हैं। हाँ जी। एक रोटी खाने वाली भी करिए, पार्टी कब दे रहे हो? हाँ जी। तो आपने डीए से अपन ने स्टार्ट कर दिया था और कंफ्यूज हो गए। क्वेश्चन तो मैं लिखवाऊंगा, लेकिन यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना अभी तक की? तो भाई अपने डेटा स्ट्रक्चर के टाइप देख रहे थे, कहाँ कंफ्यूजन है मेरे को बताना, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही समझ में नहीं आया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और इसके टाइप अपन ने दो देखे। कितने टाइप देखे इसके? दो देखे। एक तो कौन सा देखा था भाई? प्रिमिटिव। और दूसरा कौन सा देखा? नॉन प्रिमिटिव। इनको मैंने याद भी करवा दिया आपको, याद हो गए होंगे। भाई प्रिमिटिव पहले से बने हैं या आपने बनाए हैं? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्री डिफाइंड। शब्द आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई ये तो पहले से बनने वाले हैं। और पहले से बने हुए कौन से हैं? इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये वाले जो है ये कौन से हैं? पहले से बने हुए हैं। अब जब ये है तो इसमें एक भी सिंगल वैल्यू आएगी कि डबल वैल्यू आएगी? एक ही वैल्यू आएगी। इंट है, एक ही वैल्यू आएगी इंटीजर की। फ्लोट है तो एक वैल्यू आएगी फ्लोट की। तो ये सारे अंतर अपने आप ही समझ में आ जाएंगे एक कुछ समझती। इनकी साइज फिक्स है क्या? साइज ही फिक्स है। कोई 1 बाइट का है, कोई 2 बाइट का है, कोई 4 बाइट का है। ठीक है। ये सारे छोटे अक्षरों में आते हैं क्या? सारे छोटे अक्षरों में आते हैं। तो इनकी जब पता चल गया तो अपने आप ही नॉन प्रिमिटिव आपको पता चल जाता है। तो ये जो एग्जांपल्स अपन ने लिए थे, इसी से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये इंट और कैर वाले जो हैं ये सारे आपके इसी के एग्जांपल है। और ये आपने बनाए पहले से बने हुए ही है? ये आप बना रहे हो। ये क्या कर रहे हो? आप खुद बना रहे हो। अब आप खुद बना रहे हो तो अपने हिसाब से बना लो। तो अपने हिसाब से कितनी वैल्यू रखो, कितनी साइज रखो, इनका कोई फिक्स नहीं है। इसीलिए इसमें आपके जो है सबसे पहले अपन क्या ले लेते हैं? एरे ले लेते हैं। एरे के बाद अपन क्या पढ़ेंगे? स्टैक पढ़ेंगे। ये सारी चीजें अपने को पढ़नी है, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट और ये सब चीजें। तो यहां तक तो कोई दिक्कत थी क्या? तो प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव तो याद हो गया, क्योंकि यहीं से ये सारे क्वेश्चंस जो है अभी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। फिर अपन ने देखा नॉन प्रिमिटिव के भी प्रकार है। किसके हैं? नॉन प्रिमिटिव के भी प्रकार है। कौन सा है? एक तो कौन सा है? लीनियर। और दूसरा ये नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें मेमोरी सीक्वेंस में मिलती है वो तो कौन सी है? तो इसमें मेमोरी कैसे मिलेगी? सीक्वेंस में मिलेगी। जब सीक्वेंस में मिलेगी
तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लगातार क्रम में है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन यहां दिक्कत है, यहां पे सीक्वेंस में मिलती है, रैंडम मिलती है, रैंडम कहीं से कुछ भी मिल जाती है। तो यहां पे सीक्वेंस का मतलब एक लगातार क्रम में आपको मेमोरी मिलेगी, और रैंडम का मतलब कैसे भी मिल सकती है। तो सीक्वेंस में जब मेमोरी मिलेगी तो आपको किस किस को मिलेगी, एरे को सीक्वेंस में मिलेगी क्या, एरे को सीक्वेंस में मिलेगी, स्टैक को, स्टैक क्यू, ये सारी की सारी चीजें हैं इनको। लेकिन रैंडम किसको मिलती है, ट्री और ग्राफ। ये अभी आगे अपन पढ़ेंगे, ये तो पूरा का पूरा कोर्स है। तो ये दोनों के दोनों किसके प्रकार है, नॉन प्रिमिटिव के प्रकार है। तो यहां कहां तक दिक्कत थी, यहां तक तो क्लियर है सब कुछ। फिर अपन देख रहे थे कि सर मेमोरी कैसे कैलकुलेट करें, है ना। मेमोरी कैलकुलेशन का मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको। तो मेमोरी जब आपको पता चल जाता है कि मेमोरी को कितनी मेमोरी इसको मिलेगी, अगर आपने दिए तब तो ठीक है, नहीं दिए तो आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। दे दी तब तो उतनी रहेगी जितनी आपने दी है। अगर मैंने एक एरे की साइज 10 बाइट दे दी, कितनी दे दी, 10 साइज दे दी उसकी, और वो इंटीजर का है तो कितनी मिलेगी, 10 को किससे गुणा करो, 20 हो गई। अगर कैरेक्टर का होता तो कौन सा हो जाता, 1 से हो जाता। लेकिन मैंने साइज दी नहीं और उसमें कोई ना कोई कैरेक्टर स्टोर कर दिया, ये अपन देख रहे थे। तो फॉर्मूले में दिक्कत आई या वो भी क्लियर हो गया, हो गया था सारी चीज। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, कहीं नहीं आ रही, तो चले फिर आगे। तो अब अपन ये तो पढ़ रहे थे डेटा, अभी अपन ने क्या पढ़ रहा है, डेटा पढ़ा है कि भाई डेटा कौन कौन से है, कितने प्रकार के। अब आपको ये देखने की भाई ये डीएसए होता है क्या है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, जिसमें क्या आ जाएगा, एल्गोरिथम भी शामिल होगा। अभी तक तो क्या था अपना, डेटा और डेटा स्ट्रक्चर। ये किसके प्रकार है, ये सारे किसके प्रकार है, डेटा स्ट्रक्चर के प्रकार है। और डेटा इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया था। डेटा भूल गए क्या, बताओ, डेटा इनपुट से संबंधित है कि आउटपुट से, इनपुट से संबंधित है। डेटा प्रोसेस होने से पहले की स्थिति है, बाद की, पहले की स्थिति है। डेटा अगर अपन देखें तो प्रकार के रूप में न्यूमेरिक डेटा हो सकता है क्या, अल्फाबेट, अल्फा न्यूमेरिक, एनालॉग, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड में सबसे बढ़िया कौन सा है, और डेटा को संचालित करते समय कौन सा, एनालॉग हो जाता है। कंप्यूटर के अंदर का डेटा और कंप्यूटर के बाहर का डेटा, मोबाइल से मोबाइल के बीच का डेटा, तो ये डेटा कम्युनिकेशन में आप पढ़ोगे। अपने तो एक ही काम आता है, कौन सा, डिजिटल। जब डेटा हो गए तो फिर अपन डेटा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्या देख रहे थे, डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो आपके इसके प्रकार देखे हैं पहले अपन ने, और इसके प्रकार दो देखे, कौन कौन सा, प्रिमिटिव और नॉन। तो प्रिमिटिव याद हो गया, नॉन प्रिमिटिव याद होगा। नॉन प्रिमिटिव भी दो प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। तो अब इनमें आप अपने हिसाब से कोई भी काम कर सकते हो। और क्वेश्चंस भी दे रखे तो वो तो कर ही लिए होंगे। किसमें दिक्कत आई, नहीं आई, मैंने करवा दिए कि सॉल्व, मैंने भी करवा दिए, आपने भी कर लिए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैंने टैली करवा दी क्या, बस टैली करा दिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, अच्छा, आज के दे दो। तो अब ये अपन डीएसए पढ़ेंगे। अभी तक तो इसका बेसिक देखा था, डेटा क्या है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है। अब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम क्या है ये देखते हैं। तो देखो डीएसए लिख लो, इसके क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लो चाहे तो। डैश 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 एक ऐसा प्रोसेस होता है डैश 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 एक ऐसा प्रोसेस होता है
जिसके माध्यम से डैट डैट डैश एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से डेटा को एफिशिएंटली एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? एफिशिएंस का नाम ही नहीं सुना क्या कभी? इफेक्टिव और एफिशिएंस, प्रभावी रूप से। एफिशिएंसी का मतलब प्रभावी रूप से प्रोसेस किया जाता है, कुशलता से, प्रभावी रूप से। ये सारे शब्द किस में आते हैं? एफिशिएंसी में। प्रभावी रूप से प्रोसेस किया जाता है। नहीं, प्रभावी रूप से क्या लिखवा दिया? इंप्लीमेंट किया जाता है लिखना है। प्रोसेस किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, दोनों एक ही चीज है। मत काटा पीटी करना। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। ऑप्शन है एरे, ऑप्शन बी है स्टैक, ऑप्शन सी है डीएसए, ऑप्शन डी है ग्राफ। नेक्स्ट लिखो डैट डैट डैश एंड डैट डैट डैश। डैट डैट डैश है और डैट डैट डैश कॉम्प्लेक्सिटीज को, कठिनाइयों को, कॉम्प्लेक्सिटीज को डीएसए के अंतर्गत डैट डैट डैश एंड डैट डैट डैश कॉम्प्लेक्सिटीज को डीएसए के अंतर्गत दोनों एक साथ लिखवा दी गई। दोनों एक साथ लिखवा दी तो आप ऐसे करो, नहीं काटो मत। दोनों को डीएसए के अंतर्गत इफेक्टिव रूप से, डीएसए के अंतर्गत इफेक्टिव रूप से अपनाया जाता है। डैट डैट डैश एंड डैट डैट डैश कॉम्प्लेक्सिटीज को डीएसए के अंतर्गत इफेक्टिव रूप से अपनाया जाता है। अब आपको ऑप्शन देता हूं मैं। स्पेस और लीनियर, टाइम और स्पेस, और रैंडम और लीनियर,
एक्यूरेसी और करेक्टनेस। डैश 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 एंड डैश 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 कॉम्प्लेक्सिटीज को डीएसए के अंतर्गत अपनाया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। स्पेस और लीनियर, टाइम और स्पेस, रैंडम और लीनियर, एक्यूरेसी और करेक्टनेस। दीपाली, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आप ही पढ़ाना। हाँ बेटा, ये सारे जो है मेरे हवाले है, ये जो फालतू की चीजें हैं ये पढ़ाएंगे एक बार। ये अगर एक बार ढंग से अच्छे से आ जाए, ये एक महाभारत है बस इसमें। ये एक ही ऐसा टॉपिक है जो बच्चों ने टच नहीं किया। अगर किसी से भी आप पूछोगे कि यार तू कैसे रह गया, अरे यार 15 तो हाथ ही नहीं लगाया हमने, इसके ऐसे कैसे छोड़े थे इन सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि ये और किसी एग्जाम में नहीं आते, ये आपके फेल करने के लिए बने हुए हैं ये टॉपिक, और ये एडवांस है। सी, सी प्लस प्लस, और सी प्लस प्लस के बाद में क्या आता है, डीएसए। मतलब ये हर एक चीज में आता है, एडवांस जो भी चीज पढ़ोगे उसमें ये आएगा। लिख लिया क्या आंसर, थोड़ी दे रहे हो कुछ? हाँ, ये पक्का सीनियर का पिछली बार का दिया हुआ आदमी है। नेक्स्ट लिखो। चपक चपक क्यों कर रहा है, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा? हाँ तो चल रहा है। भाई ऑनलाइन वालों को क्लास आ रही है क्या अभी भी? कैमरा नहीं करा, अच्छा आंसर दे रहे हैं, आ रहा है इसका मतलब। चलो नेक्स्ट लिखो। निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का, डीएमए का, निम्न में से कौन सा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, डीएमए, डीएमए का तो पूरा नाम पहले भी लिखवा रखा है, भूल गए क्या? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। निम्न में से कौन सा डीएमए का सही सिंटेक्स है? आ रहा है, थैंक यू भाई, थैंक यू। सही सिंटेक्स है ऑप्शन ए, एंड P equals to न्यू size of 8.
बी int स्टार p इक्वल्स टू न्यू। ऐसे क्वेश्चंस आपके आते फ्लोट c int स्टार p इक्वल्स टू size of new int int arr 5 equals to size of int 5। ये करो। बताओ भाई कौन सा सही लग रहा है इसमें? उतार रहे होंगे अभी तो, उतार ही रहे हो या लिख भी रहे हो? चलो उतार तो लिया था ना। नेक्स्ट लिखो। यदि कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में कम से कम समय लेता है तो उसे डैश 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 से संबोधित किया जाता है। यदि कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में कम से कम समय लेता है तो उसे डैश 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 से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए। इफेक्टिव कॉम्प्लेक्सिटी डायनामिक कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बताओ भाई ये तो नॉर्मल है, इसका जवाब तो आप दे सकते हो। ये झपक झपक कैसे कर रहा है ये, और लूज तो नहीं है कुछ? क्वेश्चन समझ गए क्या क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है अगर कोई भी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होने में कम से कम समय लेता है, ज्यादा समय नहीं लेता, तो वो चीज क्या कहलाएगी?
इफेक्टिव कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगी, डायनामिक कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगी। ये है क्वेश्चन। चलो कितने हो गए? 4 हो गए। और लिखो। डीएमए, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डीएमए, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कब होती है? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कब होती है? कंपाइल टाइम पर, रन टाइम पर, एलोकेशन टाइम पर, तीसरा देता हूं, डेफिनेशन टाइम। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कब होता है? ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो नॉर्मल ही है। डीएमए, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कब होती है? कंपाइल टाइम पे, रन टाइम पे, एलोकेशन टाइम पे और डेफिनेशन टाइम पे। नहीं हो रहे क्या क्वेश्चन? क्यों नहीं होते? हम डायनामिक एलोकेशन, डायनामिक डीएमए लिख लो इसको शॉर्ट में। हम डीएमए को कौन से वेरिएबल में, कौन से वेरिएबल में, हम डीएमए को कौन से वेरिएबल में एलोकेट कर सकते हैं? कौन से वेरिएबल में एलोकेट कर सकते हैं? ये तो दे दो, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मेमोरी एलोकेशन कर रहा हूं, कौन से वेरिएबल में कर सकता हूं मैं? इंटीजर में कर सकता हूं, पॉइंटर में कर सकता हूं, फ्लोट में कर सकता हूं, प्रोक सभी में कर सकता हूं। बस ये आना चाहिए एक ऑप्शन। उपरोक्त सभी का आते ही तो ऐसे खुश हो जाते हैं, एक तो आ गया भाई। हाँ, सबका साथ सबका विकास।
7 हो गए क्या? 6 हुए, 6 मत छोड़ो। अरे स्टेटमेंट वाला तो लिया ही नहीं आज, ये स्टेटमेंट वाले ये तो सारे रह रहे। लिखो स्टेटमेंट फर्स्ट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बिग ओ नोटेशन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बिग ओ नोटेशन के माध्यम से, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बिग ओ नोटेशन के माध्यम से नापा जाता है, बिग ओ नोटेशन के माध्यम से नापा जाता है। टाइम और स्पेस, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज दोनों ही, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज दोनों ही डीएसए के दोनों ही डीएसए के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स माने जाते हैं। टाइम और स्पेस दोनों ही कॉम्प्लेक्सिटीज को डीएसए के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट माने जाते हैं। त्यार तो मैं समझ गया, तो क्या इन दो शब्दों को रट रखा है? हाँ, ये आते हैं। अच्छा, तो इसलिए क्या है, वैसे सही है, आप इन दो चीजों को पकड़ लो, टाइम और स्पेस, मैं ना, तो ये दो चीज पकड़ लोगे तो फिर डीएसए अपने आप ही आता रहेगा। मेन चीज पकड़ रखी, चलो मेन चीज पकड़ रखी, तब दूसरी चीज को भी पकड़ लेते हैं। देखो डीएसए है क्या, अभी तो अपन इसका बेसिक देख रहे थे, डेटा स्ट्रक्चर के प्रकार आपको याद कराए। हाँ, अब 7 हो गए ना, अब तो अब ये करा के फिर दोबारा दे देंगे, बीच बीच में देते रहेंगे। देखो डेटा स्ट्रक्चर होता है क्या है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखवाए हैं सेम वैसे ही है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जब तीनों चीजें मिल जाती है तो एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक कॉन्सेप्ट बन जाता है।
और जिसके माध्यम से आप जो भी प्रोग्राम बना रहे हो, जो भी प्रोग्राम लिख रहे हो किसी भी लैंग्वेज में, सब में काम आता है ये। अगर ये कहें कि भी ये डीएसए कौन सी लैंग्वेज में काम आता है, तो मैंने पहले आपको बता रखा है ये सभी लैंग्वेज में काम आता है। बताओ डीएसए सी लैंग्वेज में आता है क्या? सी प्लस प्लस में, जावा, पाइथन, अरे जब सी में आ गया तो ऊपर वाली सारी लैंग्वेजेज में ये काम में आता है। लेकिन आता कब है? जब आप बहुत हाई लेवल की कोई चीज कर रहे हो और उसमें आप दो मेजरमेंट अगर आप देख के चल रहे हो। दो मेजरमेंट कौन कौन से देख के चल रहे हो? कि एक तो टाइम कम लगे। क्या कम लगे? टाइम कम लगे आपको। आप प्रोग्राम बनाओ और उसको एग्जीक्यूट होने में क्या कम लगे? टाइम कम लगे। ये आपके दिमाग में अगर चीज आ रही है। और दूसरी आपका क्या है? स्पेस कम लगे, मेमोरी कम लगे। अगर ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में चल रहे कि यार मेरे को समय बचाना है और क्या बचानी है? स्पेस बचानी है, मेमोरी बचानी है, तो आप कौन से कॉन्सेप्ट को काम में लेते हो? डीएसए को। इनमें इन दोनों चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि अगर ये चीजें दोनों अगर आप रख सकते हो तो आप रखो। और इसी का जो कॉन्सेप्ट आया, जैसे उप्स का कॉन्सेप्ट आया, तो उसमें तो आपको क्या बनाना पड़ता था? क्या बनाना पड़ता था? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट बना के आपको प्रोग्राम लिखना है। अब आप चाहे क्लास एंड ऑब्जेक्ट तो बनाओ, इसमें भी बन सकती है, लेकिन साथ में दो चीजों का और ध्यान रखो। किस किस का? दो चीजें बताओ कौन कौन सी है? एक तो किसका ध्यान रखो? टाइम का, और एक स्पेस का। अगर ये दोनों चीजें अगर आप और ध्यान में रखते हो तो वो वाला कॉन्सेप्ट आपका क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? डीएसए बन जाता है। तो अगर आपके ऐसे कई कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत आए हैं जिसमें टाइम को और स्पेस को बहुत अच्छी तरीके से मेजरमेंट किया गया है और बहुत अच्छी तरीके से उनको उपयोग में लिया गया है, क्योंकि दो ही तो चीजें हैं और हैं क्या? समय बचाओ, मेमोरी बचाओ, और तो क्या बचाओगे? ये तो है नहीं पैसे बचाओ। कंप्यूटर में तो दो ही चीजें बचा सकते हो, क्या क्या बचाओगे? टाइम और स्पेस। अगर ये दोनों चीजें अगर आप बचा लेते हो कंप्यूटर की लैंग्वेज में, प्रोग्राम के संदर्भ में, तो फिर आपका प्रोग्राम क्या बन जाता है? बहुत इफेक्टिव बन जाता है, बहुत एफिशिएंसी बन जाती है उसमें, बहुत प्रभावी बनेगा। प्रभावी के साथ साथ क्या बनेगा? वो एफिशिएंसी का नाम सुना है? क्या होती है एफिशिएंसी और एक इफेक्टिव? एफिशिएंसी का मतलब तो क्या होता है? एक तरह से दक्ष हो हर काम करने के लिए, और एक इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब प्रभाव छोड़े आप पे, क्या यार ये चीज तो बहुत अच्छी बनाई है। और इन दोनों को करने के लिए आपको कितनी चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा? दो चीजों को ध्यान में रखने, एक तो समय और एक स्पेस। अगर इन दोनों चीजों को अगर ध्यान में रख के अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो वो प्रोग्रामिंग आपके क्या कहलाएगी? डीएसए। क्या कहलाएगी? डीएसए। क्योंकि डीएस अपन ने पढ़ लिया, डीएस के साथ में अगर एल्गोरिथम और आ जाता है तो फिर ये क्या बन जाता है? क्या बन जाएगा? डीएस। तो डीएस तो अपन ने पढ़ लिया, किसके टाइप कौन कौन से है क्या है, तो प्रोग्राम तो अपना यहां बनेगा। जो प्रोग्राम बनेगा वो तो कहां बनेगा? यहां बनेगा। और उसका जो एल्गोरिथम आएगा, एक का मतलब एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आपको कौन कौन से देखने हैं? एक तो कौन सा देखना है? टाइम वाला, और एक कौन सा देखना है? स्पेस वाला। अगर ये दोनों चीजें अगर आप देख लेते हो तो आपके वो चीज क्या बन जाती है? क्या बन जाएगी? डीएसए। तो बताओ डीएसए में कौन कौन सी चीजों को शामिल किया गया है? प्रोग्राम है, और प्रोग्राम के साथ साथ उसके एल्गोरिथम देखेंगे। और एल्गोरिथम में कौन सी चीजें आएंगी? दो, एक तो टाइम और स्पेस। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि दोनों चीजें बचे, इनको बचाने के एल्गोरिथम है इसमें। और इन दोनों को एल्गोरिथम को साथ में लेके ही आपके क्या बनता है? डीएसए। अगर ये दोनों चीजें अगर मैंने काम में ले ली तो बताओ आपका जो प्रोग्राम है वो इफेक्टिव बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा क्या? इफेक्टिव बनेगा। और एफिशिएंट बनेगा कि नहीं बनेगा? दोनों बन जाएगा। मतलब इन दोनों चीजों को अपनाने के लिए अगर आपने ये दोनों चीजें अपना ली, क्या क्या? टाइम और स्पेस। अगर टाइम और स्पेस को आपने ध्यान में रखा तो आपका प्रोग्राम अपने आप ही क्या हो जाएगा? इफेक्टिव हो जाएगा और
एफिशिएंट हो जाएगा। तो ये जो शब्द है ना, ये सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है इसमें, कि आपके प्रोग्राम को क्या बनाना है, यहाँ पे एफिशिएंट बनाना है। क्या बनाना है इसमें? एफिशिएंट बनाना है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और एफिशिएंट का मतलब आप ले सकते हो कि बहुत कुशल बनाना है उसको। क्या बनाना है उसको? एक शब्द और बताया था अभी आपने, दक्ष बनाना है। और इसका मतलब क्या बनाना है उसको? प्रभावी बनाना है या पूर्ण बनाना है। तो ये अगर दो चीजें अगर आपको करनी है तो आपको टाइम और स्पेस दो है, इन दोनों चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा। तो टाइम और स्पेस का जो ध्यान रखोगे वो चीज तो आपके क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? एल्गोरिथम। और दोनों चीजें किसका ध्यान रखोगे आप? किसके ऊपर? प्रोग्राम के ऊपर ध्यान रखेंगे। अब बताओ, ये प्रोग्राम अगर कम से कम समय ले रहा है, क्या ले रहा है? ये एग्जीक्यूट होने में कम समय ले रहा है, और मेमोरी में जब मैं इसको सेव करता हूं तो वहां पर भी कम समय ले रहा है। तो बताओ मेरा जो ये प्रोग्राम है ये इफेक्टिव और एफिशिएंट है या नहीं है? ऐसा बनाने का जो प्रोसेस है आपके प्रोग्राम को क्या बनाने के लिए, इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए जो प्रोसेस अपनाया गया है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डीएसए। तो बताओ डीएसए का लाभ ढूंढ के बताओ पहले तो इसमें क्या नजर आ रहा है? क्या है? दो चीजें बचानी है। कौन कौन सी? टाइम और स्पेस बचाना है। और टाइम और स्पेस बचा दूंगा तो मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा? इफेक्टिव और एफिशिएंट हो जाएगा। तो इफेक्टिव और एफिशिएंट प्रोग्राम लिखने के लिए जिस कॉन्सेप्ट को अपनाया जाता है वही कॉन्सेप्ट आपका क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? डीएसए। तो इसकी बताओ परिभाषा क्या हो गई? प्रोग्राम को क्या बनाने के लिए? इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए जिस कॉन्सेप्ट को अपनाया जाता है वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? या फिर जिस प्रोसेस को अपनाया जाता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? डीएसए। मतलब दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। मतलब और थोड़ी सी अच्छी चीज है, अपन सी लैंग्वेज में देखते थे क्या इन चीजों को? सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में है, तो दे रहा होगा, टाइम ले रहा है, स्पेस ले रहा है, जितनी चाहिए ले रहा होगा, कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपको इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हो तो फिर आपके बेटर है। और इनका ध्यान में रखने के लिए ही आपके स्टैक, क्यू, एरे, ये सब चीजें आए, पॉइंटर आए कि भाई ये चीजें रहेंगी तो आप ये सब चीजें काम कर सकते हो। तो कुल मिला के आपको प्रोग्राम को क्या बनाना है? एफिशिएंट बनाना है। और एफिशिएंट कब बनेगा वो? जब उसको बहुत सारी स्पेस दोगे, खूब सारा समय ले रहा होगा एग्जीक्यूट तब, या कम से कम समय और कम से कम मेमोरी ले रहा होगा तब? तो बताओ कम से कम मेमोरी, कम से कम स्पेस लेते हैं तो प्रोग्राम अपना क्या कहलाएगा? इफेक्टिव और एफिशिएंट। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको याद भी हो गई होगी और ये पता भी चला होगा कि इसके अंदर क्या करने वाले। क्या करने वाले? प्रोग्राम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोग्राम लिखेंगे। लेकिन कैसा प्रोग्राम लिखेंगे? क्लास एंड ऑब्जेक्ट से लिखेंगे या एफिशिएंट और इफेक्टिव लिखेंगे? कौन सी लैंग्वेज में लिखेंगे? किसी में भी? कौन सी लैंग्वेज में लिखेंगे? कोई सी में भी लिखो, लेकिन वो प्रोग्राम कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए। इफेक्टिव और एफिशिएंट कब होगा? जब हम दो चीजों का ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी चीज का? टाइम और स्पेस। टाइम और स्पेस जो है इन्हीं को बोला जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये भी अपना आगे देखेंगे। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कठिनाई, बहुत कठिन है इन दोनों चीजों को देख पाना, समझ पाना। इन दोनों चीजों को अगर देख लिया तो अपने आप ही मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एफिशिएंट हो जाएगा। तो लिखवा दो, अब बेसिक समझ में आया होगा इसका, तो लिख लो इसमें। डीएसए कंप्यूटर साइंस का डीएसए कंप्यूटर साइंस का
एक ऐसा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है, एक ऐसा नहीं लिखा गया, डीएसए कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत डेटा को जिसके अंतर्गत डेटा को एफिशिएंटली, और ब्रैकेट में कुशलतापूर्वक लिखिएगा, जिसके अंतर्गत डेटा को एफिशिएंटली और जिसके अंतर्गत डेटा को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली एफिशिएंसी और इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज और मैनिपुलेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज और मैनिपुलेट किया जाता है। अब देखो, ये प्रॉपर प्रोबस जो है इसकी एक डेफिनेशन के रूप में अपन ने लिखा है और सेम वैसे ही है। तो बताओ डीएसए क्या है? एक कंप्यूटर साइंस का क्या है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर क्या होगा, डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे आप, इफेक्टिवली और एफिशिएंसी, इन दोनों के इसीलिए मैंने पहले आपको बता दिए। मतलब कुशलतापूर्वक हो, दक्ष हो और प्रभावी हो, ये आपको ऑर्गेनाइज और मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट का मतलब और ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है इसमें, है ना? ऑर्गेनाइज का मतलब रख रखाव से संबंधित है और मैनिपुलेट का मतलब काम में लेने से संबंधित है। तो ऑर्गेनाइजेशन तो किससे संबंधित होता है? ऑर्गेनाइज किससे संबंधित हो गया भाई? रख रखाव से संबंधित है। क्या आप उसको कैसे रखोगे, कहां रखोगे, ये तो रख रखाव से संबंधित हो गया। और मैनिपुलेट का मतलब कैसे, क्या करोगे उसको, ठीक है? उसको मैनिपुलेट करना मतलब काम में लेना, उपयोग में लेने से संबंधित है। तो इन शब्दों पे मत चले जाना, तो इसको बहुत अच्छे से उसी तरीके से समझा रहा हूं, तो ध्यान में भी रखना है। नेक्स्ट लिखो, डेटा स्ट्रक्चर। ये डीएसए लिख लो ना शॉर्ट में, इसको शॉर्ट में लिख लो डीएसए, और पूरा लिख लिया तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा फिर।
पूरा लिखा है कि आधा लिखा है? पूरा लिख लिया होगा अब तक तो। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा को स्टोर और मैनिपुलेट करने का डेटा स्ट्रक्चर, डेटा को स्टोर और मैनिपुलेट करने का एक ऐसा तरीका होता है एक ऐसा तरीका होता है जिसके अंतर्गत एक ऐसा तरीका होता है जिसके अंतर्गत टाइम और स्पेस, जिसके अंतर्गत टाइम और स्पेस दोनों कॉम्प्लेक्सिटीज को टाइम और स्पेस दोनों कॉम्प्लेक्सिटीज को ध्यान में रखा जाता है। अभी समझाता हूं इनको, नेक्स्ट लिख लो। डीएसए का सबसे बड़ा लाभ, डीएसए का सबसे बड़ा लाभ टाइम और स्पेस दोनों कॉम्प्लेक्सिटीज को सबसे बड़ा लाभ टाइम और स्पेस दोनों कॉम्प्लेक्सिटीज को मेंटेन करके रखना होता है, मेंटेन करके रखना होता है। अभी एक एक को समझ लेंगे। एक एफिशिएंट प्रोग्राम से मतलब एक एफिशिएंट प्रोग्राम से मतलब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कम से कम समय लगने से एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कम से कम समय लगने से और कम से कम मेमोरी रिक्वायरमेंट से होता है।
कम से कम मेमोरी रिक्वायरमेंट से होता है। अब देखो कई बड़ी बड़ी चीजें लिखवाती हैं, इनको समझ ले एक बात, वैसे तो समझा के लिखवाया है। देखो यहां से शुरू अपन ने किया है, पहली बात तो यहां समझा दिया था, तो उससे तो ये सारी चीजें आपको वैसे ही समझ में आ गई होंगी कि भाई अपने को डीएसए में क्या लिखना है, प्रोग्राम लिखना है। क्या लिखना है इसमें, प्रोग्राम लिखना है। और वो प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव और एफिशिएंट। अगर वो एफिशिएंट प्रोग्राम है, इफेक्टिव प्रोग्राम है, तो वो किसका पार्ट माना जाता है, डीएसए का। मतलब डीएसए एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत आप प्रोग्राम को कैसा लिखोगे, कैसा लिखोगे, इफेक्टिव और एफिशिएंट लिखोगे। अब ये दोनों चीजें कब होंगी, आपका प्रोग्राम इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। अगर ये दोनों आ जाए तो किस पे टिक लगाओगे कि डीएसए का मेन टास्क इनमें से कौन सा है, एफिशिएंट प्रोग्राम लिखना, इफेक्टिव प्रोग्राम लिखना, और ए और बी नहीं दे रखा हो, फिर क्या करेंगे, क्या, हाँ, फिर आपको कौन सा करना है, एफिशिएंट करना है। इसके अंदर इसके भी गुण आ जाते हैं। एफिशिएंट का मतलब इसमें सब कुछ है, एफिशिएंट का मतलब इसमें सारी चीजें हैं, लेकिन इसके साथ अगर वो भी दे रखा तो फिर ए और बी आएगा, तो फिर उस पर टिक लगा देना। एफिशिएंट प्रोग्राम कब लिख पाओगे, अरे दक्ष प्रोग्राम कब लिख पाओगे, जब आप दो चीजों का ध्यान रखोगे। दो चीजों का ध्यान, किस किस का ध्यान रखोगे, टाइम और स्पेस का, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत कठिन है ध्यान रखना इनका। लेकिन अगर आप इनका ध्यान रखोगे, इसीलिए इनको कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, कठिनाई बोलते हैं कि इनका ध्यान रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब इसमें जब कॉन्सेप्ट ही ऐसा बनाया है तो इनको ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो इसी वजह से आपको पास में ये थ्योरी जो मैंने यहाँ पर लिखवाई है, डीएसए इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। किसका कॉन्सेप्ट है ये, कंप्यूटर साइंस के सभी लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट है। दैट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डेटा एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इसका मतलब इसमें डेटा को ऑर्गेनाइज और मैनिपुलेट करना है, और वो भी कैसे, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। ठीक है, तो ये मैंने इफेक्टिवली और उनको समझाया था। फिर दूसरी चीज क्या लिखे, एट डीएसए इज ए वे टू स्टोर एंड मैनिपुलेट द डेटा अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आपको इसमें डेटा रखना भी है और मैनिपुलेट भी करना है। रखने का मतलब तो मेमोरी में सेव करना है, और मैनिपुलेट का मतलब उसको काम में लेना है। तो सेव करते टाइम भी ध्यान रखना है, काम में लेते टाइम भी ध्यान रखना है। कौन कौन सी दो चीजों का ध्यान रखना है, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। क्लियर हुआ होगा। फिर देखो इधर, द मेन एडवांटेज ऑफ डीएसए, डीएसए का सबसे बड़ा लाभ क्या है, इज टू मेंटेन द टाइम एंड स्पेस बोथ कॉम्प्लेक्सिटीज। बताओ इसका सबसे बड़ा लाभ क्या हो गया, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज को मेंटेन करके रखना। और ये अगर मेंटेन हो जाएंगी तो अपने आप ही आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इफेक्टिव और एफिशिएंट हो जाएगा। इसकी जगह ये भी आ सकता था कि ये न दे के इसकी जगह क्या दे देता, वो इसका एडवांटेज कि प्रोग्राम को क्या बनाना, एफिशिएंट बनाना। तो प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाना इनके बिना बन जाएगा क्या, इनके बिना बन जाएगा क्या। तो दोनों एक जैसी चीजें, तो आपको वो ये भी कह सकता है। एक तो क्या कहेगा, एक इसका ये लाभ है क्या बताना, टू मेक द प्रोग्राम मोर एफिशिएंट। बताओ ये इसका एक लाभ नजर आ रहा है क्या आपको, डीएसए का लाभ है क्या, प्रोग्राम को और अधिक एफिशिएंट बनाना लाभ है। या फिर या आपको ये कह दे और रिड्यूस द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये लाभ नजर आ रहा है क्या कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करना है, कम करना है। ये भी लाभ नजर आ रहा है क्या। तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों आपस में एक दूसरे पे ही आधारित है, डिपेंडेंट। अगर ये चीज है तो ये होएगी कि नहीं होएगी, होएगी। अगर ये है तो ये फिर अपने आप ही होएगी। तो ये दोनों ही इसके लाभ है।
तो आपके कोई सा भी किसी भी तरीके से आ सकता है कि प्रोग्राम को क्या बनाना है भाई, क्या बनाना है, एफिशिएंट बनाना है। एफिशिएंट कब बनाओगे, जब किस किस चीज का ध्यान रखोगे, टाइम और स्पेस का ध्यान रखेंगे। तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना आपके कि सर क्या आ जाए तो क्या करेंगे। तो ऊपर वाला भी है और नीचे वाला भी, दोनों ही इसके क्या है, एडवांटेज है। अगर सीधे सीधे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, टू मेक द प्रोग्राम मोर एफिशिएंट या फिर रिड्यूस द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। प्रोग्राम को और अधिक एफिशिएंट बनाना और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना। सीधी सीधी सी ये चीज आई है अभी तक में। देखो एक बच्चा पूछा सर किसी एल्गोरिथम में टाइम ज्यादा लग रहा है और स्पेस कम काम में आई है, तो वो प्रोग्राम एफिशिएंट होगा कि नहीं होगा। भाई पूरा है कि फिर वो आधा एफिशिएंट है, फिर वो आधा काम हो गया। कुछ तो आपने किया, कुछ तो मेंटेन किया, कंप्लीटली नहीं है लेकिन पार्शियली तो है। होने तो दोनों चाहिए, हम नहीं है तो क्या करें, पर ध्यान आपको रखना है। अब बताओ स्पेस में तो क्या हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में तो क्या होगा, किस चीज को मेजर कर देंगे भाई। अब दोनों ही बता दो, चलो अब लिख ही रहे हो तो पहले तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। इतनी चीजों में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या समझे आप, बताओ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से क्या समझे आप, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में लगने वाला समय, प्रोग्राम को क्या होने में, एग्जीक्यूट होने में लगने वाला समय किससे डिनोट किया जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एग्जीक्यूट होने में लगने वाला समय, तो एग्जीक्यूट होने में लगने वाला समय क्या कहलाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कम लग रहा है तो कम है कॉम्प्लेक्सिटी, ज्यादा है तो ज्यादा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या हुआ, टाइम, कौन सा टाइम, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में लगने वाला समय क्या कहलाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो लिखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लिख लो, यह प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में, यह प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में लगने वाला समय होता है। यह प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में, यह प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में लगने वाला समय होता है। और शॉर्ट में लिखना चाहो तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम पूरा लिखना चाहो तो ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में लगने वाला समय होता है। और इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में लगने वाला समय। तो आपको इसको कम करना है, ज्यादा करना है कम करना है, इसको कम करना है। बताओ डीएसए किस तरह का कॉन्सेप्ट है, डीएसए, अब पूरा डीएसए है। अब ये चीजें और आ गई तो फिर क्या बन गया वो डीएसए, ये एल्गोरिथम के पार्ट आ गए। टाइम और स्पेस किसका पार्ट आ गए, एल्गोरिथम का पार्ट आ गया। तो इसमें मतलब, और बिना डीएसए के एल्गोरिथम हो सकता है क्या, जब प्रोग्राम ही नहीं होगा तो काहे का एल्गोरिथम। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डीएसए। प्रोग्राम बनाओ और ध्यान में रखो, क्या ध्यान में रखो, टाइम और स्पेस का ध्यान में रखो। और टाइम और स्पेस को ध्यान में रखोगे तो अपने आप ही प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इफेक्टिव और एफिशिएंट हो जाएगा। तो एफिशिएंट प्रोग्राम लिखने के लिए आपको कौन कौन सी दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा,
टाइम और स्पेस। और इन दोनों चीजों को ध्यान में रख के प्रोग्राम लिखने का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है, डीएसए कहलाता है। तो डीएसए में कुछ समझ में आएगा इसमें क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या ध्यान में रखेंगे अपन, टाइम और स्पेस का ध्यान रखेंगे। क्यों ध्यान में रख रहे हो, देने दो, खूब है कंप्यूटर में जगह। प्रोग्राम को क्या बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए। तो प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाने के लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। नहीं रख रहे हो तो भी प्रोग्राम तो रन करेगा, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा अपने को। जैसे अपन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एक आप वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ते हो, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आया होगा। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम रह रहा है क्या, चल रहा है ना, तो उसमें अभी आया नहीं गए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आया था क्या, क्या हुआ था उसमें भाई, एक तो इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और है, सिंगल यूजर मल्टी यूजर ऐसे कई देखे होंगे, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया। क्या किया उसमें, है ना, उसमें टाइम का विशेष महत्व है। किसका महत्व है, टाइम का। एक नैनो सेकंड का भी अगर फर्क पड़ गया तो पता नहीं क्या से क्या ही हो जाएगा। एक अपन यहाँ पे चलाते हैं कंप्यूटर को, जब अपन कंप्यूटर चलाते हैं तो अपन टाइम देखते हैं कि कितनी देर में चल रहा है। जब एक बार आज चलाया और कल मैं दोबारा चलाऊंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि ये 2 सेकंड कल जल्दी चला था, आज 2 सेकंड इसने लेट लिया है, पता चलेगा। 2 सेकंड का पता ही नहीं चलेगा हमें, 5-10 सेकंड तक का पता नहीं चलेगा, कोई को तो 50-50 सेकंड का पता नहीं चलेगा। तो लेकिन 1-2 सेकंड बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये टाइम बचाना है तो वो कौन सा लेगा, रियल टाइम। अब जैसे रॉकेट लॉन्चिंग और ये होती हैं, मिसाइल लॉन्चिंग, रॉकेट लॉन्चिंग, विश्व युद्ध वाले काम, ये अपने इन ऑपरेटिंग सिस्टम से होते हैं क्या, ये तो 1-1 सेकंड का इनका जब फर्क ही नहीं पड़ रहा तो 1 सेकंड में तो पता नहीं कैसे क्या हो जाएगा। तभी तो वो जब छोड़ा था अपने यहाँ से चंद्रयान, कौन सा छोड़ा था, 3 छोड़ा था। अभी चंद्रयान 3 छोड़ा था तो सेकंड का भी हिसाब बता रहे थे वो कि 9:27 38 सेकंड पे यहाँ पहुंचेगा, 32 सेकंड में पहुंचेगा, सेकंड का पता बताओ उनको, तो 48 सेकंड पे ये होएगा। अब तो अगर वो ऐसे सेकंडों का हिसाब नहीं हो तो फिर क्या हो। इसी प्रकार इसमें भी है, इसमें आपको क्या बचाना है, समय बचाना है। अब समय वैसे नैनो सेकेंड ये तो कहां से बचाओगे, लेकिन जितना हो सके उतना प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का समय आपको बचाना है। एग्जीक्यूशन का समय कैसे बचेगा, मान लीजिए एक तो मैं 50 वेरिएबल ले लूं, क्या ले लूं, 50 वेरिएबल ले लूं और 50 वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू डाल रहा हूं और एक ही एरे ले लूं 50 की जगह, बताओ ज्यादा समय किस में लगेगा, अलग अलग में लगेगा। 50 वेरिएबल लूंगा एक तो 50 को मेमोरी एलोकेट करेगा, वो एलोकेट करके वो कंपाइल होएगा, फिर रन होएगा, सबका सबकी वैल्यू असाइन करेगा, और मैं एक एरे ले लूं, समय बचेगा कि नहीं बचेगा, बच जाएगा। इसी तरह एरे, स्टैक, क्यू, तो ऐसे समय बचाने के लिए अपन इन चीजों को लेंगे। फिर मेमोरी को, अब कई जगह अपने मेमोरी ऐसे आती है कि यार इसमें मेमोरी एक्स्ट्रा पड़ी है, अब एक्स्ट्रा पड़ी है तो उस मेमोरी को आपको बचाना है, जितनी चाहिए उतनी मेमोरी आप ले लो, एक्स्ट्रा क्यों लेते हो। तो कई बार एरे का कॉन्सेप्ट दोनों चीजों में है, एक तो एक्स्ट्रा मेमोरी लेना और एक जितनी चाहिए उतनी मेमोरी लेना। तो जितनी चाहिए उतनी तो वो तो डायनामिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और एक ऐसा है जो ले लो चाहे जितनी, काम आ रही है तो ठीक है, पड़ी है तो पड़ी है अपने, अच्छी चीज है क्या, या जितनी चाहिए मेमोरी उतनी लेनी चाहिए, जितनी चाहिए उतनी लेनी चाहिए। तो ये अपन ऐसा काम करेंगे, तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे। तो बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तो कौन सी चीज का ध्यान रखेंगे भाई, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में लगने वाला समय क्या कहलाता है, टाइम। और प्रोग्राम को स्टोर करने में जो मेमोरी लग रही है वो क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो लिखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी
तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किससे संबंधित हो गया? प्रोग्राम को स्टोर करके रखने में जो आपको स्पेस लग रही है वो आपको मिनिमम लेनी है, मैक्सिमम लेनी है? मिनिमम लेनी है। तो आपको यही कॉम्प्लेक्सिटी से अपन निकालेंगे कि भाई इसका कौन सा है, कितनी है। तो लिखो प्रोग्राम को स्टोर करने में प्रोग्राम को स्टोर करने में उपयोग आने वाली मेमोरी को ही प्रोग्राम को स्टोर करने में उपयोग आने वाली मेमोरी को ही उपयोग आने वाली मेमोरी को ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से लिखे जा रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से फिर काट देंगे आप कह रहे हो तो। किससे रेफर किया जाता है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से रेफर किया जाता है। बताओ अब इसको एक लाइन में अपन क्या बोल सकते हैं? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए भाई? स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर द प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को स्टोर करके रखने में काम में आने वाली क्या? मेमोरी। प्रोग्राम को स्टोर करने में उपयोग आने वाली मेमोरी, चाहे वही चीज है। लेकिन एक लाइन में अगर लिखे तो स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर द प्रोग्राम, प्रोग्राम को स्टोर करके रखने में काम आने वाली मेमोरी। इसके नीचे लिखो अर्थात टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज को टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज को मिनिमाइज किया जाता है टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज को मिनिमाइज किया जाता है तो उस प्रोग्राम को एफिशिएंट प्रोग्राम के नाम से एफिशिएंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो उस प्रोग्राम को एफिशिएंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो देखो ये है मेन लाइन आपकी कि आप इसको मिनिमाइज करेंगे कि मैक्सिमाइज करेंगे। तो बताओ एफिशिएंट प्रोग्राम या एफिशिएंट प्रोग्रामिंग होती क्या है? बताओ। एफिशिएंट का मतलब कितनी चीजों का ध्यान रखना है? दोनों को ज्यादा करना है, कम करना है? मिनिमाइज, कम करना है। तो दोनों को कम करना है। कौन कौन सी चीजों को कम करना है भाई? टाइम और टाइम का मतलब क्या हुआ इसमें? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या हुआ?
एग्जीक्यूट होने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब इसको आपको डिनोट करना है कि कितना लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है, क्या है क्या नहीं है। अच्छा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होगा? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होगा? हाँ? प्रोग्राम को स्टोर करने में, भाई मेमोरी में भी तो होगा, तो मेमोरी में जो जगह चाहिए वो भी कम लो आप, और एग्जीक्यूशन भी फास्ट करो, तो वो वाला प्रोग्राम आपका कौन सा प्रोग्राम कहलाएगा? एफिशिएंट प्रोग्राम। या फिर वो वाली प्रोग्रामिंग आपकी कौन सी कहलाएगी? एफिशिएंट प्रोग्रामिंग कहलाएगी। क्या आ गया इसमें? कोई क्वेश्चन आया क्या इसका? हाँ? और है आ गया क्या सीएम का? हाँ आ गया, अभी चोरी कर रहे हैं तो बात। चलो नेक्स्ट लिखो। सीएम का थोड़ी आया कुछ चेहरा, शाम तक। हाँ तो शाम को आएगा, जब तक तो पढ़ो। आज ही अभी शाम आ गई क्या? लिखो, दोनों कॉम्प्लेक्सिटीज को, नेक्स्ट लाइन में, दोनों कॉम्प्लेक्सिटीज को दोनों कॉम्प्लेक्सिटीज को संबंधित एल्गोरिथम्स के माध्यम से, दोनों कॉम्प्लेक्सिटीज को दोनों कॉम्प्लेक्सिटीज को संबंधित एल्गोरिथम्स के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है। दोनों कॉम्प्लेक्सिटीज को संबंधित एल्गोरिथम के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है। अब देखो, एल्गोरिथम वैसे तो अपन ने जो पढ़े थे सेम वो की वही चीजें हैं, तो इसमें क्या है, ऐसे स्टेप्स बनाई गई हैं जिनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो। तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो निकालने का स्टेप बाय स्टेप जो तरीका है, उसको क्या बोला गया है यहां पर? एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम अपन ने पहला भी पढ़ा था, प्रोग्राम लिखने का एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कई चीजों के होते हैं। अरे किसी भी काम को करने की अगर स्टेप बाय स्टेप कोई भी तरीका है, वही क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। अगर मैं कहूं प्रोग्राम को लिखने का एल्गोरिथम क्या है? लिखने का, तो वो स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे वो उसका एल्गोरिथम हो गया। मेरे को आपका पढ़ने का एल्गोरिथम क्या है, तो आप स्टेप बाय स्टेप वो बताओगे। अब मैं कहूं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का एल्गोरिथम क्या है, तो इनको निकालने की जो स्टेप्स हैं, जो इंस्ट्रक्शन से, जो स्टेप्स, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, वही आपके क्या कहलाता है? इसमें क्या कहलाएगा? एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ही संदर्भ में आता है, किसी के भी संदर्भ में? किसी भी। पहले भी अपन ने पढ़े, अरे स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज का सॉल्यूशन है, तो वही क्या कहलाता है? एल्गोरिथम। ये किस चीज का सॉल्यूशन है? किस चीज का सॉल्यूशन है? किसको मिनिमाइज करने का? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करने का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। तो लिख लो एल्गोरिथम है इसमें भी। एल्गोरिथम में लिख लो, यह है आपस में संबंधित निर्देशों का
यह आपस में संबंधित निर्देशों का एक ऐसा समूह होता है जिसके माध्यम से टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, सॉल्व किया जाता है या आइडेंटिफाई किया जाता है। अर्थात ये ऐसी स्टेप्स होती हैं जिनके माध्यम से कॉम्प्लेक्सिटीज को कैलकुलेट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, जो भी लिखना पड़े। तो देखो यहां एल्गोरिथम का संदर्भ बताओ किससे है भाई, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम कौन से एल्गोरिथम आएंगे यहां पे, इन एल्गोरिथम से क्या होने वाला होगा, क्या होगा, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को निर्धारित करने वाले, आइडेंटिफाई करने वाले जो एल्गोरिथम आएंगे वो आपके यहां पर आएंगे। और एल्गोरिथम क्या होती है, स्टेप्स होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो स्टेप्स है वो तो कहलाती है एल्गोरिथम। अब यहां प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है, टाइम और स्पेस को मेरे को मिनिमाइज करना है, ये प्रॉब्लम है। तो करना है तो उसकी जो स्टेप्स है वही आपके क्या कहलाएंगे, एल्गोरिथम। तो कल आप याद करके आएंगे इसको, है ना। अभी सिर्फ डीएसए का परिभाषा पढ़ी है पढ़ने,